और दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता चल चुका होगा कि आप जो हमारे इस लिंक पे देख रहे हैं कि संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही है दोस्तों, इस हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। आप इस क्लासेस को ज्वाइन करें और आपको आज हम बताने वाले हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ऐसे प्रश्न सेलेक्टिव हैं कि सीधे आपके एग्जाम में आ रहे हैं, चाहे वो मंडी उप निरीक्षक के हों, चाहे जो भी अभी लेटेस्ट एग्जाम पूरे भारत के सभी राज्यों में हो रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आप इसको ज्वाइन करें और आप इसको देखें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दमदार प्रश्न स्मार्ट स्टडी क्लासेस के प्रारंभ होते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नीति निर्देशक तत्वों को समाहित किया गया? अब चूंकि हम भारतीय संविधान में जो कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया, इनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो समाहित किए गए हैं दोस्तों, ये किसके लिए समाहित किए गए हैं? इससे मतलब क्या था कि संसदात्मक व्यवस्था को मजबूती देने के लिए, या कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को मजबूती देने के लिए, या कि दोनों के लिए? आपको इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। आप बिल्कुल लाइव जुड़े रहें, और अगर आपने हमारे इसके पहले संविधान की वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके पहले के 2 संविधान की वीडियो देखें। आप हमारी इसी श्रृंखला से जुड़े संविधान के सारे प्रश्न आप सॉल्व करके आएंगे इसी वीडियो से। हमारे लिंक पर पूरे जो चैनल है उस पर सारा वीडियोस मौजूद है, आप वहां देखें। इसका आंसर बताएं दोस्तों, क्या है? भारतीय संविधान में किस उद्देश्य की पूर्ति? देखो, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को जो है दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में समाहित किया गया। अब चूंकि ये डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का प्रावधान करने की जरूरत क्या थी? वो जरूरत ये थी कि चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक तंत्रात्मक देश बनने जा रहा था, और उसके लिए दोस्तों जो है ऐसी नीतियां जरूरी थी जो इतनी बड़ी आबादी और अनेक विविध धर्म के लोगों को एक साथ रख पाए और एक धागे में पिरो के भारतीय एकता को स्थापित कर पाए। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुदेश प्रपत्र, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, को भारतीय संविधान में किस नाम से सम्मिलित किया गया है? चूंकि आप जानते हैं कि हमारा जो भारत है ये भारत शासन अधिनियम से प्रेरित रहा है, और इसी से प्रेरित होकर भारतीय संविधान बना, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो ओवर पार्ट हैं वो पार्ट किसके हैं दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 के हैं। और इसी में एक था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसे आज दोस्तों हम लोग नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ये डीपीएसपी आपको पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। आप डीपीएसपी के सारे क्वेश्चन हमारे वीडियो से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न देखें, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सत्य कथन आप बताएं कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय शासन प्रणाली का आधार है। क्या ये सही है? राज्य का यह कर्तव्य है कि इन तत्वों को नीति निर्माण में शामिल करें। बिल्कुल, आप इसको ऑप्शन बताना है कि क्या ये ए और बी दोनों सही हैं कि नीति निर्देशक तत्व को यदि आपने पढ़ा है तो सीधे आप हमारे क्वेश्चन श्रृंखला को ज्वाइन करें दोस्तों। आपको गहन अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करके जाएं और ये हूबहू आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। आपको बताना है कि नीति निर्देशक तत्व में ये जो भारत नीति निर्देशक तत्व हैं, ये हमारे इंडिया की जो भारत की शासन प्रणाली है ये इसका आधार है। क्योंकि जितनी है ये 36 से लेकर 51 तक ये सभी राज्यों के लिए एक निर्देश हैं कि आप अगर अपने राज्य में लोगों के लिए शासन या नियमावली बनाएंगे तो आप जो है इन नियमों और नीतियों को ध्यान में रख के बनाएंगे दोस्तों। तो क्या है सही? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं कि आप अगर कोई नीति निर्माण करते हैं तो नीति निर्देशक तत्वों के जो 36 से 51 तक के अनुच्छेदों को ध्यान में रखकर करना होगा। आप हमारे वीडियो पर बने रहें दोस्तों, आपको नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में इसके बाद कुछ बचेगा नहीं आपके लिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन कौन सा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और अपने दोस्तों में सबसे पहले शेयर कर दीजिए। आपके जितने फ्रेंड्स हैं सभी को आप शेयर करें, और इसके ऑप्शन आप अपने कमेंट में बताते रहें हमें दोस्तों। आप बिल्कुल कमेंट करते रहें, और जो लाइव हैं उनकी तो बल्ले बल्ले है, चूंकि आप परीक्षा हाल में जाने से पहले ये बिल्कुल एक बार देख के चलें कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि यदि आप नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं तो आपको तो ये भी मालूम हो गया होगा कि 36 से 51 तक इसका उल्लेख है, लेकिन ये किस भाग में है, भाग 3 में है या 4 में है, 2 में है कि 1 में है। जैसा कि यदि आप हमारे चैनल के पुराने वीडियोस को अगर आपने देखा है दोस्तों तो आप ये बता पाएंगे कि ये किस भाग में है। इसलिए हमारे पुराने वीडियोस को आप बिल्कुल देखते हुए आएँ, तब आप इस वीडियो को फिर से देखें। आइए दोस्तों बताते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 4 में किया गया है। और भाग 3 में क्यों नहीं किया गया दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट में बताएं, और नहीं तो इस क्वेश्चन के आखिरी में आप बने रहें। इस वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा कि इस नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार को पहले कर दिया गया, और इस जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको बाद में क्यों किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही उत्तर है भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक। अब ये प्रश्न देखें आप, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत सारी परीक्षाओं में सीधे सीधे आके टपक चुका है कि BN राव जी जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। अब ये भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आपको बता रहा है कि भीमराव अंबेडकर जी भी तो पूछते। इसका आंसर आप हमें बताएं कि भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में किस पद पर थे। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका सही आंसर देखें दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने व्यक्तिगत अधिकार को कितने भागों में बांटा है। भाई अगर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के अधिकार कौन कौन से हो सकते हैं। कोई न्यायोचित अधिकार भी होता है, संवैधानिक अधिकार भी होता है, जिसको देखने पर लग रहा है कि दोनों एक जैसे हैं, इसलिए ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ऐच्छिक और अनैच्छिक बिल्कुल ये भी हो सकता है, और न्यायोचित और गैर न्यायोचित। तो जो BN राव जी हैं उन्होंने हमारा जो व्यक्तिगत अधिकार है इसको 2 भागों में बांटा। एक अधिकार हमारा होता है न्यायोचित और एक होता है गैर न्यायोचित। और ये यही कारण है कि भाग 3 में सबसे पहले भारतीय जनता को मौलिक अधिकार दिए गए जो न्यायोचित अधिकार थे, और जो गैर न्यायोचित अधिकार थे जिस पे दूसरी सरकारों का नियंत्रण था, जो सरकार या अन्य संस्थाओं को कार्य करना था, उसको भाग 4 में रखा गया नीति निर्देशक तत्वों को। आप अगला प्रश्न देखें दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, आप बिल्कुल वीडियो पे बने रहें, सारे क्वेश्चन आपको याद होते चल रहे हैं। इसका A और C दोनों सही है कि न्यायोचित और गैर न्यायोचित 2 प्रकार के व्यक्तिगत अधिकार BN राव हमारे संविधान के जो निर्माण किया गया, इतना बड़ा संविधान जो आज 140 करोड़ की आबादी पे शासित हो रहा है, सारी जनता में सबसे बड़ा हमारे देश का संविधान है। हमारे देश की विशेषता भी है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा क्या है, हमारे देश का संविधान है। राष्ट्रपति वाष्ट्रपति सब बाद में आएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा कौन है, संविधान है। ठीक है, आप इसको भी जान के रखें। और आप अगला क्वेश्चन देखें कि सामाजिक न्याय एवं लोक कल्याणकारी राज्य का व्यवस्था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय एवं लोक कल्याणकारी राज्य की जो व्यवस्था है इसका उल्लेख इस भारतीय संविधान के 37 अनुच्छेद में है कि 40 में है कि 41 में है कि 38 में। बिल्कुल सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका आंसर बताएं। बिल्कुल टिक करें, कुछ लोग जो सही बता रहे हैं लाइव वाले, बिल्कुल ऑप्शन A कुछ लोग बता रहे हैं। देखिए इसका ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन C 38। दोस्तों आपको बिल्कुल राइट करके चलना होगा दोस्तों कि ये जो हमारे भारतीय संविधान में और हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी इन चीज़ों का उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 38 से प्रेरित होकर जो है ये सामाजिक न्याय एवं लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था का उल्लेख हमारे संविधान में है। राज्य अपनी नीति निर्माण में सुनिश्चित करेगा कि स्त्री पुरुष समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। ये अगर कोई राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश है या अभी जो है छत्तीसगढ़ है या महाराष्ट्र है, अगर ये कोई ये दिल्ली है, अगर कोई जो है नियम या कानून का निर्माण ये करेंगे तो इनको अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेदों के अंतर्गत जनता के हित का कार्य, जैसे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है, वृद्धा पेंशन योजना है, ये सब जो मिलते हैं दोस्तों ना, ये सब एक इसी के तहत मिलते हैं। जो हमें शिक्षा का अधिकार मिला है बच्चों को, वो भी हमें इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों के तहत, और जो राज्य सरकारों द्वारा हमारे स्वास्थ्य की देखभाल आदि जो की जाती है ये सब इन्हीं में समाहित है। आप इसको अध्ययन करें,
कि राज्य अपनी नीति निर्माण में सुनिश्चित करेगा कि स्त्री पुरुष समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन पाएं। भाई कोई ऐसा आदमी ना बच जाए कि जिसको पता चले कि उसको खाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा है, और कुछ ऐसा ना हो जाए, पूंजीकरण जो है इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि एक आदमी बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए और एक व्यक्ति खाने के लिए उसके पास भोजन ना हो और वो मरने की दशा में हो। तो इस प्रकार से नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान और हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि जो कोई भी राज्य हमारे पूरे देश का अगर कोई अपने राज्य में नीति निर्माण करेगा तो वो इस प्रकार से वहाँ के जो संसाधन उपलब्ध हैं, वहाँ पे जो व्यवसाय है, वहाँ पे जो नौकरी है, वो इस प्रकार से इसका वितरण करना है कि उसमें स्त्री और पुरुष की सामान्य सहभागिता हो पाए, दोनों में किसी प्रकार का अंतर न आने पाए। चूँकि तत्कालीन संविधान निर्माता इस स्थिति को जानते थे और उस समय भारत में भी ऐसी स्थिति विद्यमान थी कि स्त्री पुरुषों को समान नहीं माना जाता था हमारे भारतीय समाज में। राज्य अपनी नीति निर्माण में निम्न में से सत्य कथन क्या है कि भाई राज्य अगर अपनी नीति का निर्माण करेगा तो क्या ध्यान में रखेगा? पुरुष एवं स्त्री का सामान्य कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, बिल्कुल ध्यान में रखेगा। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं वितरण एवं नियंत्रण इस प्रकार से हो कि उसमें सबका हित हो। पता चले कि एक लोग बिल्कुल खा खा के मुष्टंडे हो गए और बाकी किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार से कोई भी जो है नीति नहीं बनेगी। अगर रोड बनना है तो जो है सभी गाँवों में रोड बनेंगे। अगर जो है सामुदायिक वितरण प्रणाली जो है, आप चाहे इससे पीडीएस ऑफिस को देख लें, आप जो भी सिस्टम हैं ये सब नीति निर्देशक तत्वों के तहत आते हैं। और ये भी कहता है हमारा जो है कि बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, जो कि इसीलिए एक जो नियम बनाया है कि भाई जो है ऐसे बच्चों को काम पे ना लगाया जाए जिनकी उम्र जो है कम है। आप इसका आंसर बताएं दोस्तों क्या है? इसका सही आंसर उपरोक्त सभी के राज्य अगर कोई अपने नीति निर्माण कर रहा है तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर बनाएगा। आप अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 37 में है कि 38 39 का में है कि 40 में? इसका आंसर आप बताएं। स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 को आप ज्वाइन करें दोस्तों। आपके संविधान नहीं, आप हमारे चैनल पे संस्कृत के वीडियो, आपको हिंदी के वीडियो, आपको हिस्ट्री के और आपको साथ ही स्टेट वाइज जो है अध्ययन कराए जा रहे हैं। आप सभी परीक्षाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता ये जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये हमारा जब संविधान का निर्माण हुआ तो ये चीज़ें नहीं थी। ये तो 42वें संविधान संशोधन में सामान्य न्याय एवं विधिक जो सहायता इसी अनुच्छेद के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। आप हमारे वीडियो में बने रहें, ये सारी जानकारी आप आज लेके जाने वाले हैं। अगला प्रश्न देखें कि संविधान संशोधन द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। अब ये देख लिए वो संशोधन भी आ गया। आपको बताना है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ, कि 41वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, कि 43वां संविधान संशोधन 1977 में हुआ, कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ये आपको बताना है कि निःशुल्क विधिक सहायता जो दिए जाने का प्रावधान है ये किस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया। हाँ भाई, भारत की जो इतनी 140 करोड़ की जनता है उस समय कुछ कम थी, लेकिन आज तो है 2021 में। ठीक है दोस्तों, और इस माह नवंबर दिसंबर जो 2021 का चल रहा है ये आपके लिए पूरा एग्जाम से भरा हुआ है। आप वीडियो को लगातार शेयर करें और सभी को इसका फ़ायदा दिलाएं। आज का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 44वें संविधान संशोधन 1978 है कि ये है। तो इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है निःशुल्क विधिक सहायता दिए जाने का प्रावधान हमारे इस भारत देश में लाया गया। नहीं तो इसके पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। आप देखें 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार किस अनुच्छेद के प्रभाव से दिया गया? क्योंकि जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है और इसको अनुच्छेद 41 से प्रेरित होकर किया गया कि 40 से दोस्तों या 42 से। आप इसमें ऑप्शन ले सकते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये हमारे जो नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 ये कहता है भाई कि पंचायतों के जो गठन का उल्लेख है वो सर्वप्रथम हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 में है। और ये चूँकि
हमारे महात्मा गांधी जी की गांधीवादी विचारधारा जो हमारे संविधान में है, वो गांधीवादी विचारधारा इन्हीं सब चीज़ों की जो ग्राम पंचायतों का गठन हो चुकी। आदरणीय महात्मा गांधी जी चाहते थे कि अगर पंचायत मजबूत होगी तो हमारा देश मजबूत होगा, और इसीलिए पंचायतों को मजबूत और सशक्त मोदी गवर्नमेंट द्वारा बनाया जा रहा है। अगला देखें दोस्तों कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 किस अनुच्छेद के तहत, ये किस अनुच्छेद का परिणाम है कि जो हमारे महिलाओं को मातृत्व लाभ दिया जाता है, ये जो मातृत्व लाभ है ये अनुच्छेद 40 में वर्णित है कि 41, 42, 43, आप कुछ भी ऑप्शन में ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये जो अनुच्छेद 42 में इसका वर्णन किया गया है। भाई मातृत्व लाभ अगर कोई शासकीय सेवा में है या कि किसी औद्योगिक संगठन में काम कर रहा है, रजिस्टर्ड या लिमिटेड, तो आप उनको ये प्रावधान है कि भाई मातृत्व लाभ जो है महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान दिया जाए, ये उनके लिए प्रावधान है। आज दोस्तों भारत में जितनी व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये जो भारत का जितना भी शासन और एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन आप देख रहे हैं, ये सब हमारे अनुच्छेद 36 से 51 तक, जो 36 से 51 तक है दोस्तों, ये नीति निर्देशक तत्व, इन्हीं के आधार पे हमारे भारत के सभी राज्य संचालित होते हैं। आप अगला प्रश्न देखें दोस्तों, बहुत ही प्यारी सीरीज चल रही है। संविधान स्मार्ट स्टडी क्लासेस आपको पूरा करवा रहा है दोस्तों। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किस अनुच्छेद के प्रेरणा से किया गया? ये अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। 42 है कि 45 है, सी 40 है या बी 41? इसका सही आंसर देखें कि शिक्षा को जो मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, ये जो है किस अनुच्छेद से प्रेरित होकर दिया गया? क्योंकि ये कोई नया कारनामा जिस भी सरकार ने किया नहीं किया, वो अनुच्छेद 45 में कहा गया है दोस्तों कि शिक्षा को जो है हर राज्य इस काबिल बनाए कि कोई भी अशिक्षित ना रहे, और इसमें इसी का पालन करते हुए अनुच्छेद 45 के तहत जो शिक्षा का अधिकार है दोस्तों, उसको मजबूत किया गया। बहुत ही प्यारे क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों। आप ये देखें, इसका जो है अगला क्वेश्चन देखें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये किस अनुच्छेद से प्रेरित होकर है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 41 का प्रभाव इसमें दिखाई देता है, और जैसा कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि अनुच्छेद 41 के प्रभाव के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये लाया गया है। अब इसमें चाहे जो भी प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री रहें जो है, और जो चाहे सीएम रहें, पीएम रहें, ये सभी लोग जो है कहीं बाहर से इस देश के लिए कुछ करने वाले नहीं हैं। ये इस देश में आपको क्या करना है, सबसे बड़ा हमारे देश का क्या है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें सबसे बड़ी है जनता, और जनता इन लोगों को चुन के इस असेंबली में जब ये संसद में भेजेगी, ये जो संसद का चित्र आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ भेजेगी, तो इन लोग जो है हमारे आपके लिए नियम कानून बनाएंगे। आप वीडियो में बने रहें, बहुत ही प्यारी श्रृंखला संविधान की चल रही, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये अनुच्छेद 41 के प्रभाव के कारण किया गया है, और 41 में ऐसा किया गया कि भाई सभी लोगों को रोजगार दिया जाए, ऐसा भी कोई व्यक्ति न बचे कि जिसको रोजगार ना मिले। और इसीलिए इस हमारे पूरे प्यारे भारत में जो है एक सभी लोगों को रोजगार की गारंटी देने के लिए महात्मा गांधी जी के नाम से इसको जो है प्रचारित करके 2005 में इसको अनुच्छेद 41 से प्रेरणा लेकर कार्य शुरू किया गया। बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि स्थिति में राज्य को लोक सहायता हेतु निर्देशित किया गया है। अब ये संविधान में बताया गया है कि भाई बेरोजगारी हो या वृद्धावस्था, अगर ऐसी स्थिति में आपके क्षेत्र की जनता है, आपके क्षेत्र की पब्लिक है, तो उसके लिए आप क्या प्रावधान करेंगे? जो गरीब जनता है, उस गरीब जनता के कल्याण के लिए आपको कुछ करना होगा, और वही करने की तर्ज पे दोस्तों ये कहा गया है कि ये किसमें है, कहाँ पे निर्देश दिया गया है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बेरोजगारी और वृद्धावस्था जो है राज्य को लोक सहायता हेतु निर्देशित करता है। अनुच्छेद 41 से कहता है कि राज्य ऐसी नीतियों का निर्माण करेंगे जिससे प्रेरित होकर वो वृद्धा पेंशन हम लोगों को देते हैं, हमारे बुजुर्गों को, और जो बेरोजगारी भत्ता आप प्राप्त करते हैं दोस्तों, वो बेरोजगारी भत्ता ये अपने मन से नहीं देते हैं, ये हमारे संविधान में इसका वर्णन है। ये मन की बात से मन की बात नहीं हो रही है दोस्तों,
ये हमारे संविधान में जो संविधान जो है भीमराव अम्बेडकर जी आदि और पूरी संविधान सभा द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया है, ये उस पे चलने वाली सरकारें हैं और आपको भी उसी पे चलना पड़ेगा। और हम ये और वीडियो भी उसी पे चल रहा है। राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य जीवों का रक्षा का प्रयास करेगा। किस अनुच्छेद में भाई, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? भारतीय संविधान के 36 में है, 41 का में है, 48 का में है, 74 में है कि जो भारत का संविधान है और जो भारत के राज्य हैं ये पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। ये हमारे संविधान के इस अनुच्छेद में कहा गया है। इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 48 का ये कहता है। ये आज की बात नहीं दोस्तों, आज जो है जब संविधान सभा का गठन हुआ था, ये पूरे संविधान का विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो संविधान सभा हमारे देश में इतने बड़े संविधान को बनाया, उस समय भी राज्य पर्यावरण संरक्षण, ये पर्यावरण एक बेहतरीन और सबसे विवादित मुद्दा था। तब भी लोगों के दिमाग में इसकी चिंता थी और आज 70 साल बाद भी लोगों के दिमाग में चिंता है कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे हो। पर्यावरण की बड़े बड़े मीटिंग्स तब भी हुआ करते थे। वन्य जीव संरक्षण और रक्षा का प्रयास करेगा। तो ये अनुच्छेद 48 के तहत दोस्तों बताया गया विस्तृत वीडियो आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। नए नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में पहली बार कब जोड़े गए? अब ये लो दोस्तों कि जो नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक भारतीय संविधान के निर्माण के समय थे, आज भी इतने ही अनुच्छेद हैं नीति निर्देशक तत्वों में। इस अनुच्छेदों में किसी भी प्रकार की दोस्तों जो वृद्धि है वो नहीं की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप सोचिए कि अनुच्छेद बढ़ गए हैं, अनुच्छेद आप जान लें कि अनुच्छेद नहीं बढ़े हैं। इसी में आप देखें कि 51 का जोड़ दिया गया, ठीक है दोस्तों। आप इसी में देखें 48 का जोड़ दिया गया, 33 का, 38 का, 35 का, जो भी है। सिर्फ आप देखें कि नए नीति निर्देशक तत्व इसके बाद हमारे संविधान में जो पहली बार जोड़े गए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। और आप इसका आंसर बताएं। कुछ लोग इसके आंसर बहुत अच्छे टिक कर रहे हैं और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। 1976 जो 42वां संविधान संशोधन था, जो जिसको दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दोस्तों, ये एक आप समझिए कि एक छोटा संविधान ही बना दिया गया जब हमारी संविधान सभा और हमारे देश का जो व्यक्तित्व है और जो हमारे देश का जो बौद्धिक विकास है, ये जब कुछ और बढ़ा तो एक इतना बड़ा संविधान संशोधन किया गया जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं और ये कहा जाता है, एग्जाम में आता भी है। अगला प्रश्न आप देखें कि 6 वर्ष से कम बच्चों की देखभाल का कर्तव्य किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार करेगी कि राज्य सरकार करेगी कि ये दोनों लोग मिल के करेंगे? भाई 6 वर्ष से जो कम बच्चा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों आइए कमेंट बॉक्स में क्या, ये हमारे पीपीटी में रेडी है दोस्तों। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें जो 6 वर्ष से कम के बच्चे हैं जिनकी देखभाल जो करने का कार्य है, ये कार्य किसका है? राज्य सरकार का है। राज्य सरकार ये पूरी तरह से व्यवस्थित होकर ये सोचेगी, ये प्रयास करेगी कि जो 6 वर्ष से कम के बच्चे हैं इनकी शिक्षा का कर्तव्य भी राज्य के ऊपर है। और इसीलिए आप जानते हैं दोस्तों कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार को भी शामिल किया गया। जो आप देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन है, ये राइट टू एजुकेशन की प्रेरणा भी ये हमारे इन्हीं जो है निर्देशक तत्वों से मिलती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अंग्रेजों के ज़माने में और भारत शासन अधिनियम में इसको क्या कहा जाता था दोस्तों? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित एक विषय है। ये नीति निर्देशक तत्व का वीडियो समाप्त नहीं हुआ है दोस्तों। इस वीडियो की श्रृंखला में हम आगे आपको फिर से मिलेंगे। अभी श्रृंखला समाप्त नहीं हुई है। आप ऐसे ही दमदार प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें, स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऑन यूट्यूब। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने हमारे वीडियो को देखा, लेकिन दोस्तों अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। और संविधान के अलावा सभी विषयों के वीडियो हमारे जो है प्लेलिस्ट में हैं, आप जाइए सभी वीडियोस को देखें। आपके फ्यूचर की बेहतरीन कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।